हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कंड्रन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले मूल अधिकार होता क्या है? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? कहता है संविधान द्वारा दिए गए वैसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, मूल अधिकार कहलाता है। मूल अधिकार जो है 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहला बार कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, जिसका प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ठीक है। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं मैग्ना कार्टा होता क्या है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सबसे पहले जो है 1789 में जो है फ्रांस ने जो है अपने संविधान में जो है मूल अधिकारों का जिक्र किया है, वर्णन किया है। संविधान के भाग 3 को जो है सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है केवल 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, जो अनुच्छेद 19(1) के च में और अनुच्छेद 31 में था, उसको वहां से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। मूल अधिकार जो है हमें राज्य के कठोर नियमों के प्रति जो है सशक्त करता है और हमें यह अधिकार देता है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है। नाराज़गी अपनी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हमारे मूल अधिकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो आइए मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों को देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जो हमें राज्य की परिभाषा देता है, चाहे वो भारत की सरकार वो संसद हो, राज्यों की सरकारें वो विधानमंडल हो, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य अधिकारी हो। मतलब कहने का मतलब है जितने भी शासक संबंधी हैं सब हमारे अनुच्छेद 12 में आते हैं। अनुच्छेद 13 जो है हमें जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। कहने का मतलब है कि मूल अधिकारों से अगर कोई असंगत हो रहा है तो यह कोर्ट को, न्यायपालिका को अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। 17 जो है अस्पृश्यता का अंत देता है। 18 उपाधियों का अंत देता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 20 जो है हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 में ही 21 क को जोड़ा गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 जो है अंतःकरण के धर्म और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 जो है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। 28 जो है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 29-30 जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 को हम पहले बता चुके हैं कि यह कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 33 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 जो है किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा है तो यह अधिकार देता है कि वहाँ जितने भी मूल अधिकार हैं उसको वो घटा बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 35 जो है मूल अधिकारों के कुछ उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 35 में ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 32 तक जो है विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष जो अनुच्छेद हैं उसमें जो है मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो है 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है जो हम बता चुके हैं। इसके द्वारा कहता है उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। और जितने भी LIC हैं, ONGC सेल हैं, सब के सब जो है वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जो भी हैं वो सब राज्य के कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा जो नगर पालिकाएँ, स्थानीय निकाय हैं, सरकार, राज्य सरकार के विधायी जो अंग है, भारत सरकार के जो भी विधायी अंग है वो सब के सब आते हैं। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियाँ हैं। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 13 में जो है 4 खंड है, 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4। यह न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 का 1 कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक 0 रहेगा जिससे भाग 3 के उपबंध जो है असंगत हैं, जिससे भाग 3 के उपबंध जो है डिस्टर्ब ना हो। जहाँ तक डिस्टर्ब होगा वहाँ तक शून्य हो जाएगा। 13 का 2 क्या कहता है, संविधान के पश्चात की वे विधियाँ जिससे राज्य की भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत हो, मतलब वहाँ तक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब लागू नहीं होगा। 13 का 3 क्या कहता है, 13 का 3 कहता है कि सभी आदेश उपविध नियम विनियम अधिसूचना आदि जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियाँ प्रथाएं कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश शामिल हैं 13 का 3 में। 13 का 4 जो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 13 की कोई बात जो अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। ये अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 368 में क्या संबंध है, अंतर है, वो सब बाद में देखा जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या, जुडिशियल रिव्यू क्या है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के माध्यम से जो है ना भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है भाई, जुडिशियल रिव्यू का कार्य करती है। और यह एक्चुअली यह क्या है, अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है, याद रखिएगा। चलिए ये सब सिद्धांत छोड़िए। अनुच्छेद 14 से 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 में कहता है समानता का अधिकार है, मतलब विधि के समक्ष सबके सब हम क्या हैं, एक जैसे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है उनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, उनके खिलाफ जो है किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 361 भी कहता है कोई भी विदेशी राजनयिक है, शासक है, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों के सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान किया गया है। भारत में सांसदों को जैसे अनुच्छेद 105 के तहत, विधायकों को अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर संसद में कुछ बोल भी दिया जाए तो उसको लेकर जो है किसी न्यायालय में जो है जवाब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 361 के द्वारा जो है मीडिया को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। धर्म मूल, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। इसमें 15 का 1 कहता है कि राज्य को आदेश दिया गया कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद किसी के साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यह प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं है, यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है। 15 का 2 कहता है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी आदेश दिया गया, चाहे दुकान हो, सार्वजनिक स्थान हो, होटल हो, मनोरंजन का स्थान हो या कोई भी पूर्णतः या आंशिक राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित हो, उस समय कहीं भी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 का 2 कहता है। 15 का 3 क्या कहता है,
यह बच्चों और महिलाओं को जो है विशेष छूट देता है, प्रावधान देता है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा निर्णय सुना चुके हैं कि महिलाओं को जो है लिंग के आधार पे जो है ना, महिलाओं को प्रसूति के टाइम में लिंग के आधार पे जो है विशिष्ट छुट्टी न देकर जो है शारीरिक स्थिति पर जो है छुट्टी दिया जाता है। कौन कहता है? 15 का 3, जो अनुच्छेद 15 का 1 और 15 का 2 का अपवाद है। 15 का 4 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। कौन? 15 का 4। आधार क्या है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामले का निर्णय। इसमें क्या किया गया है कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो है ना विभिन्न जातियों के समुदाय हो तो कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को सुरक्षित किया गया है। यह भी 15 का 1 15 का 2 का दूसरा अपवाद है। 15 का 5 क्या कहता है? 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 15 का 5 जोड़ा गया और ये कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। और इस अपवाद है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होगा तो वहाँ इस तरह का, और या निजी शिक्षा संस्थान होगा तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहरा दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। इसमें भी जो है कुछ खंड है। जैसे 16 का 1 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए क्या है? अवसर की समानता है। 16 का 2 कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ 2 अन्य निवास स्थान व वंशक्रम को शामिल किया गया 16 के 2 में। 16 का 3 क्या कहता है? संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र निवास सभी शर्तें लागू कर सकती है। अनुच्छेद 16 के 2 का अपवाद है। 16 का 4 क्या कहता है? राज्य को यह शक्ति दी गई है कि अगर नागरिकों किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व तो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में कम हो तो नियुक्तियों के पद के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 16 का 4 कहता है बशर्ते उसका शर्त होना चाहिए कि वर्ग पिछड़ा होना चाहिए, राज्य के अधीन सेवाओं में उसकी संख्या प्रतिनिधित्व कम होना चाहिए। 16 का 5 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता नहीं देता। 16 का 5 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 के 4 में अंतर्निहित शर्त है कि पिछड़ा वर्ग कौन है। इसको जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसके अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। उसके बाद जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा 1979 में जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके वीपी मंडल अध्यक्ष थे। इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग को दिया गया सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, जिन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% पिछड़े वर्गों हेतु सीटों का आरक्षण किया गया। नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू भी कर दिया गया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का देने का कोशिश किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। पदोन्नति में आरक्षण है। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा 16(4) को जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था किया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, बशर्ते 85वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परमाणु ज्येष्ठता कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था की गई है। कब? 85वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 उच्चतम न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। पहला है पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए, दूसरा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तीसरा प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। ठीक है। अनुच्छेद 16 से संबंधित क्या है? अब सबसे पहले जानते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है। तो कहता है पिछड़े वर्गों के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है और क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। क्रीमी लेयर से संबंधित डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1992 में नवंबर 1992 में दिया है। सरकार ने न्यायाधीश रामचंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया तथा उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने जो जाँच का जो रिपोर्ट दिया उसके अनुसार
अग्रलिखित व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ एवं राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय तथा लोक सेवा श्रेणी बी के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों में कर्नल के समक्ष या उससे उच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति। सरकार ने सितंबर 2017 में क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। बैकलॉग क्या है? रिक्त सीट को भरने की योग्यता बैकलॉग कहलाता है। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोई सीट नहीं भर पाता है तो यह खाली पदों को अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाता है। अगर अगले वर्ष भी यह नहीं भर पाता है तो इसे सामान्य श्रेणी की सीटों में बदल दिया जाता है। आर्थिक आधार पर सामान्य हेतु 10% आरक्षण। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक, वर्तमान में यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, को मंजूरी दिया गया और इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक व रोजगार के क्षेत्र में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि इस संविधान संशोधन को विधेयक को जो लोकसभा और राज्यसभा से 8 और 9 जनवरी को मंजूरी भी दे दी गई। ठीक है ना, और इसको लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जो है कुछ उपखंडों को जोड़ा गया है, क्लॉज को जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया। नए जुड़े खंड से संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 15 में 6 का ए जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य खंड 4 और खंड 5 वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा। अनुच्छेद 15(6) का बी जोड़ा गया। ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 का 6 जोड़ा गया। अनुच्छेद के खंड 4 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% की सुविधा प्राप्त होगी। ज्ञातव्य होना चाहिए कि 10% आरक्षण प्रदान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों में कुल 49.5% आरक्षण से अलग है। साथ ही यह प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी शिक्षक संस्थानों, चाहे सरकार से सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, सब पर लागू होता है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है। किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा इसमें जिक्र है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया और 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई और इसे पूरे देश में जो है लागू किया गया, बढ़ाया गया। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य था कि अपराधों को जो है ना निवारण किया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, कहता है एट्रोसिटीज एक्ट क्या है? प्रचलित भाषा में 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को ही एट्रोसिटीज कहा जाता है। अनुच्छेद 18 के बारे में ये देखते हैं। अनुच्छेद एट्रोसिटीज एक्ट क्या है? प्रचलित भाषा में 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को ही एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं। अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत है, 18 का 1 कहता है राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18 का 2 कहता है भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। 18 का 3 कहता है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? राष्ट्रपति से सहमति लेना पड़ेगा। 18 का 4 क्या कहता है? भारतीय हो या विदेशी हो, भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कहता है 1954 में स्थापित पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पुरस्कार माना गया। यह उपाधि नहीं है। ऐसे भी इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है अपने उपसर्ग या प्रत्यय में जो है टाइटल के रूप में इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 जो है अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रता देता है। इसके अंतर्गत 19(1) से लेकर 19(6) तक 6 खंड है। 19(1) जो है 19(1) के उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं।
पहले 7 था, अब 6 हो गया है। 19 का 2 से 6 तक इन पर लगने वाले युक्ति निर्बंध बताए गए हैं। 19 का 1 क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) के क में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित कर दिया है। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1) के क में ही अंतर्निहित माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जॉन स्टुअर्ट मिल एक महान राजनीतिक विचारक हुए। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी पुस्तक जॉन लिबर्टी में 4 कारण बताए हैं। छोड़ दीजिए, इसको जो है अभी देखना जरूरी नहीं। 19(1) का ख कहता है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं। 19(1) का ग कहता है संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। नोट, 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया है। 19(1) का घ कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा आ सकते हैं। 19(1) का अंग कहता है भारत के किसी भी भाग में जाके जो है आप वहाँ पे बस सकते हैं, रह सकते हैं। 19(1) का छ कहता है कोई भी आप रोजी रोजगार, व्यवसाय, व्यापार जो है कर सकते हैं। 19(1) का जो था ना, जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और भाग 12 के जो है अनुच्छेद 300 क के तहत जो है कानूनी अधिकार बना के रख दिया गया। ठीक है, चलिए इसे को छोड़ दीजिए, इसे को भी छोड़ते हैं। अनुच्छेद 19 का 5 इसको छोड़िए। अनुच्छेद 20 में जो है राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न करेगा, ऐसा इसका प्रावधान है। इसके 3 भाग हैं। 20 का 1 आता है किसी कानून को अतिकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना या आपराधिक कृत्य से संबंधित। इसके अंदर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। 20 का 2 कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यह जो है ना, यह केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, विभागीय और प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। 20 का 3 अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो। ये सब जो है ना 3 शर्तें हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय द्वारा AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना, साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। ठीक है, मानवीय गरिमा के संदर्भ में 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक कांट का कथन है, हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य न हो, उसकी गरिमा होती है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। यथोचित विधि प्रक्रिया यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है, इसको छोड़िए। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के फैसले क्या हैं उसको छोड़ दीजिए। देख लेते। PB रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के तहत आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया, जीवन जीने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2001 मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव को स्वीकार किया गया था। इच्छा मृत्यु दया मृत्यु के 2 प्रकार हैं, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। IPC की धारा 306 के तहत अगर किसी व्यक्ति जो है आत्महत्या ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कोई व्यक्ति जो आत्महत्या को मजबूर हो जाए, तो यह जो है कानून जो जुर्म माना जाएगा, जिसमें 10 साल की सज़ा और यह गैर जमानती वारंट होता है, और जिसमें 10 साल की सज़ा हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। IPC की धारा 307 किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुँचाने का केस दर्ज किया जाता है, यह भी गैर जमानती अपराध है और 10 साल की सज़ा और जुर्माना
दोनों का इसमें जिक्र है। आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास करना भी दंडनीय क्या है, अपराध है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार देता है, जो राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना कंपलसरी है। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। देश में पहली बार नदी को मिला संवैधानिक दर्जा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इन दो नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने वांगानुई नदी को जीवित मानव के समान अधिकार दिया था। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी है। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपनी रुचि के वकील रखने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है। इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना। निवारक निरोध क्या है, अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया रोका जा सकता है। जैसे लगता हो कि कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाला अपराध से रोका जा सकता है। दंडात्मक निरोध क्या, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाएगा, उसका शर्त है। ठीक है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने की गई है। अनुच्छेद 22 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोधक से संबंधित कई कानून बनाए, जिसका संक्षिप्त परिचय है। निवारक निरोध अधिनियम है 1950 में पारित किया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में कांग्रेस की सरकार ने पारित किया था। 1978 में इसको निरस्त कर दिया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम है, यह अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। 1971 के आंतरिक सुरक्षा को लेके मीशा है, पोशा है, ये सब जो है चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय है। 1980 में इसका जो है अधिनियम जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है 1980 में कांग्रेस सरकार बनी थी, तब जनता पार्टी सरकार 1978 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीशा को निरस्त कर दिया था। फिर इंदिरा गांधी 1980 में आने पर क्या कर दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका नाम से जो है लगा दिया गया। ठीक है। तो ये सब जो है कानून है जो बहुत ज़रूरी है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1987 टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987, यह टाडा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 1995 में नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने टाडा को समाप्त हो जाने दिया था। उसके बाद से आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने जो है ये 11 सितंबर 2001 को जो है आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त किया गया था। इसको देखते हुए जो है ना यह जो है एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, पोटा जो पोटो जो बाद में चल के जो है 2002 में जारी किया गया था। पोटो जो है पोटा में बदल गया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2019 यूपीए गवर्नमेंट के पोटा को 2004 में समाप्त कर देने के बाद से यूपीए सरकार ने जो है ना ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया था। ठीक है। भारत सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 1967, इसको छोड़ दीजिए, छोड़िए इसको। अनुच्छेद 23-24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 का 1 कहता है मानव का दुर्व्यापार और बेगार बलात्श्रम का प्रतिषेध है। इस संबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 का 2 कहता है राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती है। केवल राज्य जो है धर्म, मूल वन, जाति, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी व दास। संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में प्राप्त शक्ति द्वारा मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था है तो 2 कानून बनाया गया है। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यह जो है उसको जो है कानूनन अपराध माना जाएगा। संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रतिबंध हेतु बनाया गया कानून कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध
बाल श्रम प्रतिषेध एवं अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध एवं नियम संशोधन अधिनियम 2016 आदि हैं। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्टों, पत्थर खदानों जैसे उद्योगों, घरेलू बाल मजदूरों, खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया। इनके संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 का 1 कहता है सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अंतःकरण से अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का अधिकार है। 25 का 2 कहता है इसके अंतर्गत 2 युक्त निर्बंध बताए गए हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं। फादर स्टेनिलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 केस में प्रश्न उठाया गया, क्या धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण समाहित है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करने वाले का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसका पोषण करने का अधिकार है। अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। जंगम और स्थानांतरित संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा कि ये एक तथ्यात्मक विषय है। सिविल सेवाओं 3 आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। ठीक है, इसको छोड़िए। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हों। अनुच्छेद 27 कर टैक्स लगाने का निषेध करता है, शुल्क फी लगाने का नहीं। टैक्स नहीं दे सकते लेकिन फी तो देना पड़ेगा भाई। ठीक है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। 28 का 1 कहता है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 का 2 कहता है खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थान पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के आधिपत्य में गठित हो जिसके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। 28 का 3 कहता है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने तो बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षण सम्मति न देते। धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है? धार्मिक शिक्षा एक विशेष धर्म, उसके विविध पहलुओं, उसके विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज आदि को मानना है। इसको छोड़िए। फ्रांस के लिए प्रेरणा है, इसको भी छोड़िए, इसको छोड़िए। अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। 29 का 1 कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि, संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार है। 29 का 2 कहता है राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वन, जाति आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 का 1 कहता है धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है। 30 का 1 का क कहता है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याहुत अधिकार निराकृत या निर्बंधित न हो। 30 का 2 कहता है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के 2 आधार बताए गए, राष्ट्रीय और प्रांतीय। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है ना। हालांकि राष्ट्रीय शब्द हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक के रूप में है। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है, जिसको हटा दिया गया है। 300 क में अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का परिवर्तन होता है। ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है संविधान का, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 32 है। यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 का 2 में रीटों की चर्चा की गई है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधारों पर विचार कर सके। यदि विधि सम्मत न हो तो उसको मुक्त किया जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। यह लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। परमादेश मैंडमस, यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय जो है किसी लोक अधिकारी सरकारी व्यक्ति को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य के लिए वो बहाल है, ठीक है ना, जिसके लिए वो जिम्मेवार है, ठीक है ना। इसके अपवाद भी हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर्सन है तो उस पर लागू नहीं होगा। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, यह किसी भी न्यायालय अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है, ठीक है ना। उत्प्रेषण सर्टियोरेरी, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता हो उसको रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है ना। अधिकार पृष्ठ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका क्या अधिकार है, ऐसा पूछा जाता है। अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पदपासीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, क्योरो वारंटो। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हैं। प्रथम लोकहितवादी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL बोलते हैं। द्वितीय है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। लोकहितवादी जनहित याचिका PIL एक ऐसी याचिका जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था किसी पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी, केवल पहले प्रभावित व्यक्ति ही अपने अधिकार पाने के लिए जो है न्यायालय में अपील करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ना कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है सोशल मीडिया रिपोर्टों का हवाला देकर जो संज्ञान खुद ले सकता है। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविटीज़ में क्या है? जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है। भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मूल उद्देश्य होता है समुचित कार्य को अनुशासन ढंग से करना। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर सैन्य अधिनियम लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो यह संसद को अधिकार देता है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। या संसद को इस बात की भी शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। अनुच्छेद 35 क्या है? इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। इस व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 16 का 3, 32 का 3, 33 व अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो आज हम लोग फ्रेंड्स जो है बहुत जो है VBI चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है इसको सीखेंगे।